जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसान में गैसों का तबादला। 10वीं क्लास की बायोलॉजी का पहले चैप्टर का टॉपिक है कि इंसान के अंदर गैसों का तबादला जो है वो कैसे होता है, इंसानों के अंदर गैसों के तबादले के लिए कौन सा सिस्टम मौजूद है। तो इसको हमने सिंपल अल्फाज में देखना है और इंतहाई आसान अल्फाज में जो है हमने इसकी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जितने भी इंसान हैं या जो बड़े जानवर हैं इंसानों के साथ साथ, तो उनके अंदर जो गैसों का तबादला है वो एक सिस्टम की मदद से होता है। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे पास इंसान होते हैं, मतलब इंसानों और दूसरे बड़े जानवरों, इंसानों और दूसरे बड़े जानवरों के अंदर जो गैसों का तबादला है, वो एक मखसूस सिस्टम की मदद से होता है। मतलब कि इंसान और जो दूसरे बड़े जानवर हैं, आला दर्जे के जानवर हैं, उनके अंदर जो गैसों का तबादला होता है वो एक सिस्टम की मदद से होता है। वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम एक नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उस सिस्टम को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो इंसान हो गए, इंसान के साथ साथ दूसरे जितने भी बड़े जानवर हैं उनके अंदर जो गैसों का तबादला है वो एक सिस्टम की मदद से होता है, एक सिस्टम के तहत होता है। उस सिस्टम को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास जो है उसके पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। उनमें सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम नाम देते हैं हवा का रास्ता और दूसरा है हमारे पास फेफड़े। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है, पहला है हवा का रास्ता और दूसरा क्या है, फेफड़े। तो जो आज हमने टॉपिक, इन दोनों में से जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है हवा का रास्ता। अब हवा का रास्ता, इससे क्या मुराद है? सिंपली अगर मैं बयान करूं कि हवा का रास्ता, तो क्या लिखेंगे? वो रास्ता जिसकी मदद से, मतलब वो रास्ता जिसकी मदद से हवा क्या करती है, हवा जिस्म के अंदर यानी फेफड़ों में दाखिल होती है, और गैसों के तबादले के बाद वो क्या करती है, हवा जो है जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है। इस रास्ते को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज हवा का रास्ता। फिर से देखें कि वो रास्ता जिसकी मदद से हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर दाखिल होगी। अब फेफड़ों के अंदर जब दाखिल होती है तो वहाँ पे गैसों का तबादला होता है। तो गैसों के तबादले के बाद जब हवा को वहाँ से निकाला जाता है तो ये सारा का सारा जो रास्ता इस्तेमाल हुआ है, हवा जिसके ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल हुई है, फेफड़ों के अंदर दाखिल हुई है, उसके बाद गैसों के तबादले की मदद से बाहर चली गई है, इस रास्ते को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज हवा का रास्ता। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये जो हवा का रास्ता है उसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हवा के रास्ते में सबसे पहले जो है वो नॉस्ट्रिल्स आते हैं। मतलब नॉस्ट्रिल्स को जो है उर्दू ज़ुबान में हम क्या नाम देते हैं, नथने कहते हैं। मतलब नॉस्ट्रिल्स का दूसरा नाम क्या है, नथने। अब नथने किसे कहते हैं कि वो सुराख, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाक के अंदर वो सुराख होते हैं, दो सुराख मौजूद होते हैं जिसकी वजह से नेज़ल कैविटी बाहर खुलती है। उन सुराखों को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स या नथने। मतलब नथने की तारीफ क्या होगी कि वो सुराख
वो सुराख जिसके ज़रिए होता क्या है कि जो नेज़ल कैविटी है, वो सुराख जिसकी मदद से नेज़ल कैविटी क्या करती है, बाहर की तरफ ओपन होती है या खुलती है, उन सुराखों को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज नथने। अब सबसे पहले हवा के रास्ते में नॉस्ट्रिल्स आते हैं, नॉस्ट्रिल्स को उर्दू में नथने कहते हैं। अब ये होते क्या हैं कि वो सुराख जो जिसकी वजह से या जिसकी मदद से नेज़ल कैविटी जो है जिस्म से बाहर खुलती है, नाक के बाहर खुलती है, उन सुराखों को हम क्या कहते हैं, नथने कहते हैं। अब नथनों के बाद नाक के अंदर एक कैविटी है, नाक के पास एक खाली जगह है जिसको हम नाम देते हैं नेज़ल कैविटी। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब नॉस्ट्रिल्स या नेज़ल कैविटी किसे कहते हैं, इसका फंक्शन बयान करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम है कि नेज़ल कैविटी से क्या मुराद है, इसका फंक्शन लिखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास नाक के अंदर जो खाली जगह है, नाक के अंदर क्या चीज़ खाली जगह क्या कहलाती है, नेज़ल कैविटी कहलाती है। नाक के अंदर खाली जगह नेज़ल कैविटी कहलाती है। अब जो नेज़ल कैविटी है, आप देख सकते हैं कि आप अगर नाक के अंदर उंगली डालें तो उसके अंदर एक खाली जगह नज़र आती है, खला नज़र आता है नाक के अंदर। तो उस नाक के अंदर जो खाली जगह है या कैविटी है, उसको हम नाम देते हैं कैविटी या नेज़ल कैविटी। आप देख सकते हो यहाँ पे खला नज़र आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी के पास क्या होता है, दो चीज़ें मौजूद होती हैं। मतलब अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ, इसके अफ़आल की बात करूँ, तो होता क्या है कि जो नेज़ल कैविटी है इसके पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर वन ये है कि इसके पास म्यूकस मौजूद होता है, इसके पास म्यूकस मौजूद होता है, और म्यूकस के साथ साथ इसके पास बाल यानी हेयर्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि म्यूकस जो है इसका क्या किरदार है। अब दरअसल म्यूकस जो है जब मतलब ज़ुकाम होता है, ज़ुकाम के दौरान जो चीज़ बाहर बहती है माय नुमा फ्लूइड नुमा, उसको हम कहते हैं म्यूकस। अब म्यूकस ने क्या करना है, जब हवा जिस्म के अंदर आती है वो ज़्यादा ठंडी भी वो जो है ज़्यादा ठंडी भी हो सकती है, मतलब सर्दियों के अंदर वो क्या होगी, ज़्यादा ठंडी होगी, और गर्मियों के अंदर वो ज़्यादा गर्म होगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए म्यूकस जो है क्या करता है, म्यूकस जो है ये हवा को नमी देता है। म्यूकस हवा को नमी देता है, क्यों देता है, ताकि जिस्म का टेम्परेचर जो है, जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रहे। मतलब जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए, कमी बेशी से बचाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है नाक के अंदर, उसको हम नाम देते हैं म्यूकस। अब म्यूकस के साथ साथ एक और चीज़ पाई जाती है जिसको हमने नाम दिया हुआ है बाल का। अब ये बाल क्या करते हैं, दरअसल बाल जो हैं, जो हवा जिस्म के अंदर या नाक के अंदर जाती है उसके अंदर गर्द के ज़रात होते हैं, और उनको फ़िल्टर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाल कहते हैं। मतलब जो बाल हैं वो क्या करते हैं, बाल दरअसल नाक के अंदर दाखिल होने वाली जो हवा है उसको क्या कर देते हैं, फ़िल्टर करते हैं। ये किस चीज़ का काम है, बालों का। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ये जो हमारे पास नेज़ल कैविटी है, अब ये जो नेज़ल कैविटी है, दरअसल नेज़ल कैविटी के अंदर एक दीवार मौजूद है। यहाँ पे आप नाक के अंदर हाथ दाखिल करें या हाथ जो है नाक के अंदर ले जाएं तो आपको वहाँ पे एक रास्ता नज़र आता है जो क्या करता है, नाक को दो हिस्सों में या दो नालियों के, या दो नालियाँ कह दें, या दो नॉस्ट्रिल्स कह दें, दो नथने कह दें, या दो रास्ते कह दें, उसके अंदर जो है वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। मतलब हम अगर देखें कि नेज़ल कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, एक कार्टिलेज की हड्डी मौजूद है, कार्टिलेज मौजूद है जो क्या करती है, जो नेज़ल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम करती है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें कि नेज़ल कैविटी के बाद एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं फेरेंक्स। अब ये जो फेरेंक्स है, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि फेरेंक्स से क्या मुराद है। अब फेरेंक्स दरअसल होता क्या है कि फेरेंक्स के अंदर
फेरेंक्स जो है एक मस्कुलर रास्ता है, एक मसल से बना हुआ जो है वो रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक होता है। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स क्या है, तो यहाँ पे फेरेंक्स के बारे में जो है बात करते हैं। अब ये जो हमारे पास फेरेंक्स है, दरअसल फेरेंक्स क्या है, एक मस्कुलर रास्ता है, मसल से बना हुआ रास्ता है जो कि क्या करता है, जो कि खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। इसका मतलब क्या है कि खुराक भी यहीं से गुजर कर जाती है और हवा भी यहीं से गुजर कर जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक मस्कुलर या मसल से बना हुआ रास्ता नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो फेरेंक्स है, अब इसमें होता क्या है कि फेरेंक्स एसोफेगस के सुराख और लैरिंक्स तक फैला होता है। मतलब एसोफेगस का सुराख यहाँ से है और यहाँ पे लैरिंक्स है। अब इन दोनों के दरमियान जो फैलने वाली चीज़ है, जो मस्कुलर रास्ता है, जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है, इसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज फेरेंक्स। अब ये जो फेरेंक्स है, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि फेरेंक्स के फर्श पर जो है एक सुराख मौजूद है। यहाँ पे फेरेंक्स है तो फेरेंक्स के फर्श पर एक यहाँ पे सुराख मौजूद है। उस सुराख को हम क्या नाम देते हैं, ग्लॉटिस का नाम देते हैं। मतलब यहाँ पे जो सुराख है उसे क्या नाम देते हैं, ग्लॉटिस का। अब अगर हम बात करें ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस की, यहाँ पे मतलब बात करते जाएं कि जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स के फर्श पर एक क्या मौजूद होता है, सुराख मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस का नाम देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ मौजूद है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लॉटिस किसे कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो फेरेंक्स थी, फेरेंक्स के फर्श पर एक सुराख मौजूद है, तो क्या लिखेंगे कि फेरेंक्स के फर्श पर मौजूद सुराख क्या कहलाता है, ग्लॉटिस कहलाता है। मतलब जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स के फर्श पर जो सुराख मौजूद है उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लॉटिस का नाम देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एपिग्लॉटिस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो टिश्यू का एक पर्दा, टिश्यू का एक पर्दा जो ग्लॉटिस की हिफाजत करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि टिश्यू का एक पर्दा है, टिश्यू का पर्दा जो क्या करता है, जो कि ग्लॉटिस की हिफाजत करता है, ग्लॉटिस की हिफाजत करता है। उस टिश्यू के पर्दे को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में फ़र्क लिखें। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स। मतलब फेरेंक्स के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ आती है, लैरिंक्स आता है। अब लैरिंक्स इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब लैरिंक्स की बात करें तो लैरिंक्स को हम एक और नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं या आला सौत का नाम देते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो लैरिंक्स है, दरअसल लैरिंक्स को आवाज़ पैदा करने वाला, मतलब इसको जो है आवाज़ पैदा करने वाला आला यानी वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब इसके पास क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है। अब अगर देखा जाए कि लैरिंक्स के पास आवाज़ कैसे पैदा होती है, तो होता क्या है कि लैरिंक्स के अंदर फाइबर्स का मतलब फाइबर्स मौजूद होते हैं, रेशेदार पट्टियाँ मौजूद होती हैं जो क्या करती हैं, जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब लैरिंक्स को आला सौत क्यों कहते हैं, लैरिंक्स के अंदर आवाज़ कैसे पैदा होती है, या वोकल कॉर्ड्स किसे कहते हैं, ये तीन चार शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इनका जवाब सारे का सारा जवाब ये सिर्फ एक ही लिखोगे। आप लिखेंगे कैसे कि लैरिंक्स के अंदर जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स के अंदर दरअसल क्या होती हैं, रेशादार धागे नुमा पट्टियाँ मौजूद होती हैं, धागे नुमा पट्टियाँ मौजूद होती हैं। अब इन पट्टियों की मदद से क्या होता है कि ये जो पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों की मदद से, इन पट्टियों को हम क्या कहते हैं, इनको वोकल कॉर्ड्स का नाम दिया जाता है। मतलब ये जो पट्टियाँ हैं इनको हम
वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। अब जब इनका मतलब फंक्शन अगर लिखें कि वोकल कॉर्ड जो हैं वो काम किस तरीके से करते हैं, तो अगर हम इसके बाद फंक्शन को देखें, इसके अफ़आल को देखें कि मतलब अगर हम बात करते हैं कि वोकल कॉर्ड्स का काम क्या है। अब ये जो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स है, हमने पीछे लिखा हुआ है कि लैरिंक्स के अंदर रेशादार पट्टियाँ होती हैं, इन रेशादार पट्टियों को हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। अब वोकल कॉर्ड्स के पास जब हवा टकराती है, मतलब जब हवा क्या करती है, हवा वोकल कॉर्ड्स से टकराती है, तो इसके साथ साथ होता क्या है, तो इससे इर्ताश पैदा होता है, मतलब इससे वाइब्रेशन पैदा होती है। अब वाइब्रेशन जब पैदा होती है, फिर इससे क्या पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। अब इस आवाज़ पैदा होने की वजह से जो है हम लैरिंक्स को नाम देते हैं किस चीज़ का, वॉइस बॉक्स का या आला सौत का। इसी तरह अगर हम बात करें कि लैरिंक्स के बाद एक और चीज़ आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर जहाँ तक लैरिंक्स के बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम नाम देते हैं ट्रैकिया, और इसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं इसकी डिटेल जो है वो बताता जाऊँ कि ये जो हमारे पास लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद जो चीज़ आने वाली है उसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, ट्रैकिया का। अब ट्रैकिया की बात करते हैं कि ट्रैकिया किसे कहते हैं। तो सिंपली अगर लिखें, अगर हम बात करें किस चीज़ की, ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया जो है वो किस चीज़ के बाद आता है, लैरिंक्स के बाद। मतलब लैरिंक्स के बाद जो है यहाँ पे पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं कि लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया मौजूद है। मतलब लैरिंक्स के बाद कौन सी चीज़ है, ट्रैकिया मौजूद है। अब ये जो ट्रैकिया है, इसकी लंबाई, जो ट्रैकिया है उसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई जो है वो कितना होती है, तकरीबन 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम एक नाम देते हैं, इंतहाई अहम पॉइंट है कि ट्रैकिया को हम जो है विंड पाइप कहते हैं या हवा की नाली कहते हैं। ट्रैकिया को जो है हम हवा की नाली भी कहते हैं। अब होता क्या है कि ट्रैकिया के पास सी शक्ल के कार्टिलेज के घेरे मौजूद होते हैं। मतलब जो ट्रैकिया है इसके पास क्या चीज़ मौजूद होती है, कार्टिलेज के घेरे मौजूद होते हैं। अब ये जो ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज के घेरे मौजूद हैं, अब ये जो ट्रैकिया के पास कार्टिलेज के घेरे मौजूद हैं, ये क्या करते हैं, ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाते हैं, ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाते हैं। अब ये जो कब सिकुड़ने से बचाते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है हवा की नाली, मतलब ये ट्रैकिया मौजूद है। अब ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर जो है सी शक्ल के कार्टिलेज के घेरे मौजूद होते हैं इस तरीके से। अब ये जो सी शक्ल के कार्टिलेज के घेरे हैं, अब यहाँ पे हवा मौजूद हो या ना हो, मतलब हवा मौजूद हो या हवा मौजूद ना हो, तो ये जो ट्रैकिया है ये सिकुड़ता नहीं है। अब ये सिकुड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, कार्टिलेज के सी शक्ल के घेरे मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब सीने के अंदर दाखिल होता है तो 2 साख्तों में तकसीम हो जाता है, जिनको हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। मतलब ये जो हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया सीने में दाखिल होने के बाद, ये जो हमारे पास ट्रैकिया था, ट्रैकिया जो है तकसीम होने के बाद तकसीम होने के बाद क्या बना देता है, 2 नालियां बना देता है। अब ये जो 2 नालियां हैं, इनको हमने नाम देना है किस चीज़ का, ब्रोंकाई का। मतलब ये जो 2 नालियां हैं ये क्या कहलाती हैं, ब्रोंकाई कहलाती हैं या ब्रोंकस कहलाती हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि हवा के अंदर कितने जो है वो हवा के रास्ते में कितने ब्रोंकाई आते हैं, तो 2 ब्रोंकाई आते हैं। कैसे, पहले ये मारूजी लिख लें कि हवा के रास्ता में 2 ब्रोंकाई आते हैं। अब 2 ब्रोंकाई कैसे आते हैं, जैसे आपको यहाँ पे
डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारे पास ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया जब यहाँ पे आप देख सकते हो ये छाती है, छाती के अंदर दाखिल हुआ या सीने के अंदर दाखिल हुआ तो जो ट्रैकिया था ये दो हिस्सों में आप देख सकते हैं तकसीम हो गया। ये दोनों जो हैं वो क्या कहलाती हैं, ब्रोंकाई कहलाती हैं। अब हवा के रास्ते में कितने ब्रोंकाई आते हैं, 2 ब्रोंकाई आते हैं, इंतहाई अहम मारूजी है। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो ब्रोंकाई है तो ब्रोंकाई मज़ीद जो है वो क्या होता जाता है, तकसीम दर तकसीम होता जाता है, और तकसीम दर तकसीम होने के बाद जो साख्तें बनती हैं उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, उनको हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स का। मतलब ये जो हमारे पास ब्रोंकाई हैं, फेफड़ों के अंदर ब्रोंकाई जो है तकसीम दर तकसीम होकर ये जो हमारे पास ब्रोंकाई थे, ब्रोंकाई क्या करते हैं, फेफड़ों में दाखिल होने के बाद क्या करते हैं, तकसीम दर तकसीम होकर बार बार तकसीम होकर किस चीज़ को बना देते हैं, छोटी छोटी साख्तों को बना देते हैं, छोटी छोटी बारीक नालियाँ बना देते हैं, मतलब छोटी छोटी बारीक नालियाँ बनाते हैं। अब ये जो बारीक नालियाँ हैं इनको हमने नाम देना है किस चीज़ का, ये नालियाँ ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, मज़ीद तकसीम दर तकसीम होते जाते हैं और इनके अंदर जो है कार्टिलेज जो है वो क्या होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। अब जब इनके पास कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है तो बाद में एक मतलब बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बनती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स का नाम देते हैं। मतलब ब्रोंक्यूल्स के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो है एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर डक्ट्स। अब अगर सबसे पहले हम बात करें कि एल्वियोलर डक्ट्स क्या किसे कहते हैं, दरअसल होता क्या है कि ब्रोंक्यूल्स जब तकसीम होते जाते हैं तो ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम, ब्रोंक्यूल्स का जो इख्तिताम है वो कहाँ पे होता है, बहुत ही बारीक और छोटी नालियों में होता है। अब ये जो छोटी और बारीक नालियां हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, ये नालियां दरअसल एल्वियोलर डक्ट्स कहलाती हैं। ये नालियां क्या कहलाती हैं, एल्वियोलर डक्ट्स कहलाती हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास एल्वियोलर डक्ट्स हैं उनको हम क्या नाम दें, हर एल्वियोलर डक्ट्स जो है हवाई थैलियों में खुलती है। मतलब एल्वियोलर डक्ट्स के बाद हमारे पास हवाई थैलियाँ मौजूद हैं, उन हवाई थैलियों को हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलाई का नाम देते हैं, एल्वियोलाई। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि एल्वियोलाई किसे कहते हैं। दरअसल ये जो एल्वियोलाई है एक थैलीनुमा साख्त है, मतलब हर एल्वियोलाई क्या होती है, एक थैलीनुमा साख्त होती है, एक थैली की तरह क्या होती है, साख्त होती है, शक्ल होती है। अब ये जो थैलीनुमा साख्त होती है इसकी दीवारों के अंदर एपिथेलियल सेल्स की एक तह मौजूद होती है। मतलब एल्वियोलाई दरअसल क्या है, एक थैलीनुमा साख्त है। इसके पास क्या होती है, इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनकी क्या मौजूद है, एक सिंगल या एक ही तह मौजूद है। अब ये जो थैलियाँ हैं दरअसल उनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एल्वियोलाई का। अब होता क्या है कि ये जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई के अंदर से ही गैसों का तबादला होता है, मतलब ये गैसों के तबादला में हिस्सा लेती हैं। मतलब अगर देखा जाए कि गैसों के अंदर अगर देखा जाए कि इंसानों के अंदर गैसों का तबादला कहाँ से होता है, तो गैसों के तबादला के लिए हमारे पास जो चीज़ इस्तेमाल होती है उनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। अब होता क्या है कि दिल से ऑक्सीजन के बगैर यानी डीऑक्सीजनेटेड खून, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास हार्ट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है दिल का। अब दिल से जो है ब्लड आता है, अब दिल से ब्लड लेकर कौन आता है, मतलब जो दिल से ब्लड आ रहा है उसको हम नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। DOB का क्या मतलब है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट से। और वो हार्ट से किस चीज़ की मदद से आता है,
पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि पल्मोनरी आर्टरी, दिल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की मदद से आता है और वो किस चीज़ को भेजा जाता है, फेफड़ों को, मतलब लंग्स को। अब जब ये लंग्स के अंदर आ जाता है तो लंग्स के अंदर जो है ये जो आर्टरीज होती हैं वो आर्ट्रियोल्स में तकसीम हो जाती हैं और आर्ट्रियोल्स उसके साथ साथ कौन सी चीज़ बनती है, कैपिलरीज बनती हैं। अब ये जो कैपिलरीज हैं वो आपस में मिलकर किस चीज़ को बना देती हैं, वेन्यूल्स को बना देती हैं। अब जब वेन्यूल्स को बनाती हैं तो वेन्यूल्स से के मिलने से एक वेन बनती है जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पल्मोनरी वेन का। अब ये जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन वाला खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाती है किस चीज़ की तरफ, जो है दिल की तरफ। मतलब लंग्स से, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन की मदद से कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आता है किस चीज़ की मदद से, जिसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी वेन। अब ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाती है किस चीज़ के पास, हार्ट के पास। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रैकिया था, ट्रैकिया तकसीम हुआ, उसको हमने ब्रोंकाई का नाम दिया। ब्रोंकाई फेफड़ों के अंदर जाता है तो तकसीम होता जाता है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स मज़ीद तकसीम होता जाता है जिसकी वजह से क्या बनता है, एल्वेओलर डक्ट्स बनते हैं। एल्वेओलर डक्ट्स की मदद से जो है लास्ट में जो मतलब अंगूर के गुच्छे नुमा जो है वो साख्तें बनती हैं। अगर जहाँ से हम इसको काट कर देखें तो इसके अंदर जो है हमें कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें आप देख सकते हो ये हमारे पास एल्वेलाई की नाली है, यहाँ पे आर्ट्रियोल्स भी मौजूद हैं, उसके बाद यहाँ पे वेन्यूल्स भी मौजूद हैं, ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि वेन्यूल्स के आपस में, मतलब वेन्यूल्स के आपस में मिलने से एक चीज़ बनती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी वेन। अब ये जो हमारे पास पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन दरअसल क्या करती है कि ऑक्सीजन वाले खून को वापस दिल की तरफ भेज देती है। तो ये हमारे पास है गैसों का तबादला इंसान के अंदर। तो गैसों के अंदर, इंसान के अंदर गैसों के तबादले के लिए हमने एक सिस्टम इस्तेमाल किया हुआ था जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हवा का रास्ता और फेफड़े। सबसे पहले हमने बात की है हवा के रास्ते की, तो वो रास्ता जिसकी मदद से हवा फेफड़ों में जिसमें दाखिल होती है, फेफड़ों में दाखिल होती है, गैसों के तबादले के बाद वापस चली जाती है, वो रास्ता जो है क्या कहलाता है, हवा का रास्ता कहलाता है। अब हवा के रास्ते को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हिस्सा है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स कहते हैं नथनों को, तो वो सुराख जिसकी मदद से नेज़ल कैविटी बाहर खुलती है उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उसके बाद जो है नाक के अंदर खाली जगह क्या कहलाती है, नेज़ल कैविटी कहलाती है, नेज़ल कैविटी कहलाती है। नेज़ल कैविटी के अंदर जो है दो चीज़ें मौजूद होती हैं, म्यूकस और बाल मौजूद होता है। म्यूकस क्या करते हैं, हवा को नमी देते हैं ताकि टेम्परेचर को बरकरार किया जाए। उसके बाद बाल क्या करते हैं, हवा के अंदर गर्द के ज़रात को फिल्टर करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है बाद में फेरेंक्स मौजूद है। फेरेंक्स एक मस्कुलर रास्ता है। अब ये जो फेरेंक्स है मस्कुलर रास्ता है, जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक होता है। अब फेरेंक्स के फर्श पर एक सुराख मौजूद है जिसको हम ग्लाटिस कहते हैं। ग्लाटिस का एक पर्दा, टिश्यू का पर्दा ग्लाटिस की हिफाजत करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एपिग्लाटिस का नाम देते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास लैरेंक्स मौजूद है। लैरेंक्स को जो है हम क्या नाम देते हैं, आवाज़ पैदा करने वाला आला यानी आला सौत कहते हैं। इसी वजह से अब इसको हमने आला सौत क्यों कहा हुआ है। अब होता क्या है कि लैरेंक्स के अंदर रेशेदार पट्टियाँ होती हैं, उनको हम वोकल कार्ड्स कहते हैं। अब ये जो वोकल कार्ड्स हैं, वोकल कार्ड्स के पास जब हवा टकराती है तो वहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है, इरताश पैदा होता है। इरताश पैदा होने के बाद जो है वहाँ पे क्या पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। तो लैरेंक्स के बाद जो है हमारे पास एक चीज़ मौजूद है जिसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। अब लैरेंक्स के बाद जो चीज़ है उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। इसको हम हवा की नाली भी कहते हैं। कार्टिलेज के घेरे इसके अंदर मौजूद होते हैं। हवा इसके अंदर मौजूद हो या ना हो तो ये सुकड़ता नहीं है। किस चीज़ की वजह से, इन्हीं कार्टिलेज के घेरों की वजह से। अब ये जो कार्टिलेज के घेरे हैं वो दरअसल सी शक्ल के होते हैं। अब जब सीने के अंदर ये ट्रैकिया जाता है, दाखिल होता है, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो है हवा के रास्ता में कितने ब्रोंकाई आते हैं, 2 ब्रोंकाई होते हैं। अब ब्रोंकाई तकसीम होती है तो वो नालियाँ बना देती हैं, उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जो है वो मज़ीद तकसीम होते जाते हैं और वो बहुत ही बारीक और छोटी नालियाँ बना देते हैं, उनको हम कहते हैं एल्वेओलर डक्ट्स। अब एल्वेओलर डक्ट्स के बाद आता है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई दरअसल एक थैलीनुमा साख्त होती है। इसके अंदर जो है एपिथेलियल सेल्स की सिर्फ सिंगल तह मौजूद है। गैसों का तबादला भी किस चीज़ की मदद से होता है, एल्वेओलाई की मदद से। अब इसमें इसकी जो है इसके बाद अगर हम देखें कि इसके अंदर क्या होते हैं,
यहाँ पे अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो आपको अंगूर के गुच्छे की तरह की एक साख नज़र आ रही है। इनमें थैलियाँ हैं, तो हमने एल्विलाई का नाम दिया हुआ है। इसके पास आर्टरीज भी होती हैं, वेन्यूल्स भी होते हैं, ब्लड कैपिलरीज भी होती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से हार्ट जो है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। अब लंग्स के बाद, क्योंकि लंग्स के पास या फेफड़ों के पास क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन मिल जाती है ब्लड के पास। ब्लड के साथ ब्लड जो है अब कौन सा ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन वाला खून हो जाता है। उसको पल्मोनरी वेन की मदद से किस चीज़ की तरफ भेजा जाता है, हार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं हवा का रास्ता। इंसानों के अंदर गैसों का तबादला या हवा का रास्ता, तो इसको आप इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।